हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने सोडियम से रिलेटेड कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में समझ लिया था। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं सोडियम कार्बोनेट के बारे में। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। एक्चुअली में ये आपका नेचर में इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता। सोडियम कार्बोनेट आपका किस तरीके से एग्जिस्ट करता है? Na2CO3 10H2O अपने डेकाहाइड्रेट फॉर्म में, अपने क्या डेकाहाइड्रेट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट एज ए डेकाहाइड्रेट फॉर्म, exist as decahydrate form called washing soda। डेकाहाइड्रेट फॉर्म में होगा बच्चों, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? वॉशिंग सोडा बोलने वाले, ठीक है। ये अपने नेचर में डेकाहाइड्रेट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वॉशिंग सोडा। अब देखो ये एक तरीका की क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ इफ्लोरोसेंट मटेरियल, ठीक है। ये एक इफ्लोरोसेंट मटेरियल का मतलब क्या हो गया बच्चों? सिंपल समझना। देखो मैंने आपको तीन लिखा था, डाइलिक्वेसेंट, हाइड्रोस्कोपिक और इफ्लोरोसेंट हाइड्रोजन में। तो हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है, और आपका डाइलिक्वेसेंट मतलब जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे और जो मॉइस्चर को रिलीज करे उसको क्या बोलेंगे? इफ्लोरोसेंट। तो ये क्या करेगा वॉशिंग सोडा? आपका Na2CO3 10H2O अगर मैं 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पे इसको हीट करूं तो ये अपने मोनोहाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा। कौन से फॉर्म में आ जाएगा? मोनोहाइड्रेटेड फॉर्म में। फिर मैं इसको मतलब 100 डिग्री से ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करूंगा तो ये आपका अपना एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाएगा। कौन सा फॉर्म हो जाएगा बच्चों? ये इसका एनहाइड्रस फॉर्म। एक ही बार आपको समझना है, काफी सिंपल है। ये अपना एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इफ्लोरोसेंट मटेरियल। इफ्लोरोसेंट क्यों बोलते हैं बच्चों? मैंने आपको बताया इसमें। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। ये एक टाइप का क्या होता है? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्या होता है? व्हाइट क्रिस्टलाइन। प्रॉपर्टीज लिख देता हूं, प्रॉपर्टीज, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। प्रॉपर्टीज, इसमें क्या होगा? ये आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। ये एक टाइप का क्या होगा बच्चों? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, ठीक है। और ये आपका थर्मली स्टेबल होगा। क्या होगा? थर्मली स्टेबल, ठीक है। फर्स्ट सेकंड ये आपका थर्मली स्टेबल होगा। थर्मली स्टेबल कैसे? मैं आपको बताता हूं। थर्मली स्टेबल मतलब Na2CO3 मैंने आपको बताया था फजान रूल के अकॉर्डिंग, ये कभी भी आपका टूट के Na2O और CO2, आप लोगों को लगा होगा ऐसा बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि ये फजान रूल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होते हैं। इसी तरीके से K2CO3 भी सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होता है। केवल और केवल लिथियम कार्बोनेट ही आपका डिसोसिएट होता है, ठीक है। अब इसका प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं बच्चों। इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? प्रिपरेशन मेथड, सबसे पहला सॉल्वे प्रोसेस, सोलवे मेथड से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। हम इसको कौन से मेथड से प्रिपेयर करते हैं बच्चों? सोलवे मेथड से हम इसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो सोलवे मेथड क्या होता है? ब्राइन सॉल्यूशन को क्या करेंगे? ब्राइन सॉल्यूशन को मैंने अगर अमोनिया में सेचुरेटेड कर दिया तो यहां पर क्या बनाएगा बच्चों? अमोनियम बाइकार्बोनेट बना लेगा, ठीक है। या फिर हम सिंपल बोल सकते हैं कि अमोनिया है तो अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन बना लेगा। यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां पर क्या बना लेगा? अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन आप लोगों का फॉर्म कर लेगा। अब अमोनिकल बाई सॉल्यूशन को अगर मैं CO2 में गर्म करूंगा, ठीक है, अमोनिकल बाई इसको मैं अगर CO2 में गर्म करूंगा तो यहां से मुझको NaHCO3 मिलेगा बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट को फर्दर में हीट करूंगा तो Na2CO3 मुझे ऑब्टेन होगा, साथ में CO2 और H2O आपका रिलीज होगा। इस तरीके से हमारा यहाँ पर CO2 का प्रिपरेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आपका एज अ प्रेसिपिटेट बाहर निकलेगा, अब एक चीज ध्यान रखना कि बाय सोल्वे प्रोसेस वी कैन नॉट फॉर्म, बाय सोल्वे मेथड we cannot form
K2CO3। वाई सबसे बड़ा रीजन इसके ऊपर आता है, क्यों ऐसा होता है। तो देखो ये आपका इनसोल्यूबल है, ये आपका लेस सोल्यूबल है, यहां पर ये आपका लेस सोल्यूबल होगा, बहुत ही ज्यादा कम सोल्यूबल होगा, लेकिन KHCO3 आपका सोल्यूबल हो जाता है। और KHCO3 आपका सोल्यूबल होगा तो हम उसको कैसे हीट करके निकालेंगे, जो चीज आपका इनसोल्यूबल होगा ये आपका सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन KHCO3 को हम नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ये क्वेश्चन आ सकता है जेईई मेंस में, जेईई मेंस और एडवांस में भी एक आपका जो ऑप्शन वाइज बनेगा, तो ऑप्शन वाइज में ये क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से पूछेगा और आप लोगों के 4 मार्क्स लेके चला जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चंस को बार बार स्टडी करना बनता है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखो बच्चों इस बार। नेक्स्ट, अब देखो होता क्या है सॉल्वेबल प्रोसेस में। सबसे पहले NH3 रिएक्शन इन सॉल्वेबल प्रोसेस बता रहा हूं। NH3 आपका किस में बन जाएगा, NH4OH बन जाएगा। देन NH4OH की रिएक्शन में किसके साथ कराऊंगा बच्चों, देन NH4OH की रिएक्शन मैंने अगर CO2 के साथ कराया तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, समझो NH4 twice CO3 प्लस H2O ना, H2O नहीं बनेगा बच्चों, ऐसा ही कुछ रहेगा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। देन आफ्टर अगर मैंने NH4 twice CO3 की रिएक्शन, ठीक है, अगर मैंने इसकी रिएक्शन किसके अंदर कराई बच्चों, CO2 और H2O के अंदर, तो देखो CO2 और H2O के अंदर रिएक्शन कराई तो NH4 बाइकार्बोनेट बन जाएगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट से अमोनियम बाइकार्बोनेट। देन आफ्टर यहां पर क्या बन जाएगा, देन आफ्टर यहां पर आपका हाँ अमोनियम बाइकार्बोनेट बन गया, अमोनियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अमोनियम बाइकार्बोनेट हम लोगों ने बना लिया। तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाने के बाद 2 मोल बनेगा। अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन में NaCl के साथ कराऊंगा। अब अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन मैंने अगर NaCl के साथ कराया तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये इधर ये इधर, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, NaHCO3 बन जाएगा और साथ में NH4Cl बन जाएगा। अब NaHCO3 को जब मैं हीट करूंगा तो मुझे क्या बन जाएगा, Na2CO3। कितने डिग्री, टेम्परेचर आपको 100 डिग्री सेल्सियस, मैंने बताया था पहले ही अभी आते ही। तो यहां पर CO2 और H2O बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां पर सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन करते हैं बाय सॉल्वेबल प्रोसेस, ठीक है। इस रिएक्शन की खास बात क्या है, इन दिस रिएक्शन वी विल ऐड व्हाट, CaOH का होल ट्वाइस। मैं क्या ऐड करता हूं, CaOH का होल ट्वाइस को यूज करता हूं, या फिर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को भी ऐड करता हूं। कैल्शियम कार्बोनेट को भी क्या कर लूंगा बच्चों, ऐड कर लूंगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लूंगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने से फायदा क्या है, इन दोनों को ऐड करने से हमारा CaCl2 बनेगा जो कि बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा। ये वाला स्टेटमेंट आप लोग ध्यान रखो, जो कि आपके बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा। और जो ये बाय प्रोडक्ट होगा, ये जो होता है ये एक्चुअली डस्ट रिमूवल होता है, मतलब कहीं पर अगर इसको डाल दोगे तो आपका डस्ट पूरा रिमूव हो जाएगा, CaCl2, ठीक है। तो इन सब में हम इस रिएक्शन में थोड़ा बहुत ये भी ऐड करते हैं, क्यों करते हैं, CaCl2 के फॉर्मेशन के लिए। और CaCl2 के फॉर्मेशन के लिए जब हम इसको यूज करते हैं तो यहाँ पर डस्ट रिमूवल के फॉर्म में CaCl2 हमारा काम देता है, ठीक है। तो देख लेते हैं जैसे क्या करता है एक्चुअली में, रिएक्शन क्या है, जैसे NH4Cl की रिएक्शन अगर मैंने CaOH के होल ट्वाइस के साथ करा दिया, मैं थोड़ा अमाउंट में डाल देता हूं, ये डाल दिया, तो यहां पर NH4Cl की रिएक्शन, NH4Cl यहां से बना, अब इस NH4Cl की रिएक्शन इसके साथ करा दिया तो यहां पर क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, और बाद साथ में CaCl2 बन जाएगा, ठीक है, साथ में CaCl2 बन जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। और यही आपका क्या काम आता है, बाय प्रोडक्ट एज अ डस्ट रिमूवल टेक्निक में, ठीक है, डस्ट रिमूवल के लिए ये आपका काम आता है, ठीक है। अब देखो यहां पर अगला केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं, बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ के, काफी इजी आएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
प्रॉपर्टीज ऑफ Na2CO3, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ Na2CO3। सबसे पहला एक ही प्रॉपर्टी है, ये सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहला हाईली थर्मल स्टेबल, हाईली थर्मली स्टेबल, सो दैट्स व्हाई इट कैन नॉट डिसोसिएट इनटू फर्दर, ये आपका आगे डिसोसिएट नहीं होगा, तो यहां पर नो रिएक्शन, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज दैट, आपका अगला पॉइंट क्या है बच्चों, देखो अगर मैं इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो ये आपका बेसिक सॉल्यूशन डेवलप करेगा। देखो क्यों, क्योंकि यह एक टाइप का बेसिक सॉल्ट होता है, ये एक टाइप का क्या होता है बच्चों, बेसिक सॉल्ट होता है। अगर मैंने इसको वाटर के अंदर डाला तो यहां पर क्या बन जाएगा, NaOH, जो कि आपका एल्कलाइन होगा, और साथ में आपका क्या निकलेगा, साथ में आपका देख सकते हो बच्चों यहां पर H2O के अंदर जैसे ही मैंने इसको डिसॉल्व किया तो यहां पर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो, ये क्या होता है, अल्कलाइन होते हैं दोनों के दोनों, तो अल्कलाइन सॉल्यूशन बनेंगे। कौन से बनेंगे, अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो ये H2O के साथ क्या प्रोड्यूस करेगा, H2O में डिसॉल्व करने के साथ ये क्या प्रोड्यूस करेगा, बेसिक सॉल्यूशन। कौन सा, बेसिक सॉल्यूशन। इसीलिए हम ये वाला सॉल्ट हमारा क्या होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। ये वाला सॉल्ट हमारा क्या होता है बच्चों, बेसिक सॉल्ट होता है। रीजन क्या है बेसिक सॉल्ट होने का, क्योंकि जैसे ही वाटर के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो ये आपका बेसिक सॉल्यूशन डेवलप करेगा, और NaOH तो खुद में ही सबसे ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है। अब देखो विद अदर मेटल सॉल्ट, तीसरा इसका केमिकल प्रॉपर्टी अदर मेटल सॉल्ट, अदर मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन कैसे करेगा बच्चों, जैसे मैंने सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन, बेटा इसमें सिंपली आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लगाना है। क्या होगा बच्चों, NaCl बन जाएगा और Mg2CO3, ठीक है, MgCO3 बन जाएगा। अब MgCO3 के बारे में आप जानते हो कि ये आपका लेस थर्मल स्टेबल होता है, सेकेंडरी ग्रुप का है, सेकेंडरी ग्रुप के लेस थर्मल स्टेबल होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, MgO और CO2 बन जाएगा, MgO और क्या बने निकल जाएगा बच्चों, CO2 यहाँ पर टूट के निकल जाएगा, ठीक है। यहां तक तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। काफी इजी टेक्निक से काफी सिंपल है, ठीक है। अगला, अगर मैंने Ag की Na2CO3 की रिएक्शन लूनार कास्टिक के साथ कराया, AgNO3 के साथ कराया, हीट कराया, तो यहां पर क्या बन जाएगा, NaNO3, और साथ में क्या बन जाएगा, Ag2CO3। ये भी फर्दर हीट करेंगे तो सबसे पहले AgO और CO2 में कन्वर्ट होगा, देन फर्दर आप जानते हो हापा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था हापा एलिमेंट को फर्दर डिसोसिएट करते हैं, इसका ऑक्साइड भी अनस्टेबल होता है, तो ये तुरंत Ag निकाल देगा और साथ में O2 गैस निकाल देगा, ठीक है, हाफ O2 गैस। तो इस तरीके से हमको इस रिएक्शन को याद रखना है, काफी सिंपल है, काफी सिंपल है। हीट करते जाओ, रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो बनता जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर आपका सोडियम कार्बोनेट एसिडिक, सोडियम कार्बोनेट अगर आपका एसिडिक नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, देखते हैं, एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, सोडियम कार्बोनेट, थर्ड या फोर्थ, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल के, ठीक है, नॉन मेटल के साथ बता रहा हूं मैं। देखो क्या होगा, सिंपल समझना, जैसे मैंने Na2CO3 की रिएक्शन करा दी, किसके साथ कराऊं, कार्बन से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी बात करेंगे, कार्बन से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी बात करेंगे, वही इसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। नहीं कहां, देखो यहां पर SO2 के साथ रिएक्शन कराई, ये एक्चुअली रिवर्सिबल होगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, Na2 क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों आपका Na2SO3, हाँ Na2SO3, और साथ में आपका क्या निकल जाएगा, CO2 गैस निकल जाएगा। साथ में आपका कौन सा गैस निकल जाएगा बच्चों, CO2 गैस। अगर मैंने Na2CO3 की रिएक्शन, अगर मैंने Na2CO3 की रिएक्शन P4O10 के साथ करा दिया, किसके साथ करा दिया, P4O10 के साथ करा दिया, तो यहां पर NH 2 नट, यहां पर 2 नट P4 के साथ करा दिया, तो यहां पर
यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपका सिमिलर रहेगा, यहाँ पर कितना है +5, तो NaH4 फॉस्फेट बना देगा PO3, ठीक है, Na4PO3, मतलब आपका आप जानते हो H4PO3 H3PO4, हाँ सॉरी यहां पर H3PO4 बना देगा, गलत हो गया ये, H3PO4, देखो H3PO4 होता है, एक आपका H3PO3 होता है, एक आपका H3PO2 होता है, इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है, ये बना देगा। और साथ में आपका क्या निकल जाएगा बच्चों, यहां से भी आपका CO2 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा CO2। अगर मैंने Na2CO3 की रिएक्शन Cl2O7 के साथ करा दिया तो यहां पर भी 7 है ऑक्सीडेशन नंबर, तो 7 ऑक्सीडेशन नंबर का बना दो, तो क्या बनेगा NaClO4 और साथ में आपका कौन सा गैस निकल जाएगा, CO2 गैस। इस तरीके से यहां पर रिएक्शन आपकी प्रोसीड होगी बच्चों, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या फिर टाइट्रेशन पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझना। यहां पर 2 टाइप के इंडिकेटर होते हैं आपके, कितने टाइप के होते हैं इंडिकेटर, 2 टाइप के होते हैं, कितने टाइप के इंडिकेटर होते हैं, 2 टाइप के इंडिकेटर होते हैं। फर्स्ट आपका होता है फिनोफ्थैलिन HPH और दूसरा होता है MEOH, ठीक है। अगर मैंने Na2CO3 की रिएक्शन HCl के साथ कराई वी इन प्रेजेंस ऑफ HPH फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर, तो ये हाफली टाइट्रेट करेगा, कितना, हाफ टाइट्रेशन को शो करेगा, मतलब 50% टाइट्रेशन को कंप्लीट करेगा, कंप्लीट नहीं करेगा, 50% टाइट्रेशन को ये आपका कंप्लीट करेगा। इस बात को ध्यान से समझो, हाफ टाइट्रेशन को प्रोसीड कराएगा और यहां पर क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में इसको टाइट्रेट कराया, देखो या मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में अगर मैंने इसको टाइट्रेट कराया तो यहां पर कंप्लीट टाइट्रेशन होगा, क्या होगा, कंप्लीट टाइट्रेशन होगा। ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, स्टार क्वेश्चन यहां से बनते हैं बच्चों, यहां से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, सुपर क्वेश्चन यहां से बनते हैं, बहुत ही ज्यादा सुपर क्वेश्चन यहां से बनेंगे। तो इस चीज को आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है, काफी हद तक आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे ही मैं Na2CO3 के रिएक्शन करूंगा तो यहां पर ये कंप्लीट टाइट्रेशन शो करेगा MEOH के प्रेजेंस में, ठीक है, MEOH के प्रेजेंस में कंप्लीट टाइट्रेशन शो करेगा और यहां पर क्या बना देगा बच्चों, यहां पर आपका NaCl और साथ में आपका H2O और CO2 बना देगा, 2 मिनट, H2O और क्या बना देगा बच्चों, CO2 बना देगा। तो ये थोड़ा सा रिएक्शन है जो आप लोगों को मगअप करनी है, ध्यान रखना है। ये टाइट्रेशन पॉइंट तो आप लोगों को ध्यान रखना ही है, टाइट्रेशन पॉइंट तो आप लोगों को ध्यान एनी कंडीशन आप लोगों को रखना ही चाहिए। ये देखो इसमें कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी ही पड़ेगी। इनऑर्गेनिक का एक ही है, जब तक आप रिएक्शन का डेली रिवीजन नहीं करते तो आपको रिएक्शन मार्क्स देके नहीं जाएगी, ठीक है, सिंपल बात है। तो ध्यान रखना इसका डेली रिवीजन, डेली मतलब डेली एक बार रिवीजन होना चाहिए। 6 पॉइंट अभी मैं भी बताया कि Na2CO3 इज अ बेसिक सॉल्ट, ये एक टाइप का क्या होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करा दो, जैसे अगर मैंने इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करा दिया, Na2CO3 की रिएक्शन अगर मैंने H2SO4 के साथ करा दिया तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा और साथ में H2O और CO2 निकल जाएगा। बात क्लियर है, कंसेप्ट सिंपल है, काफी सिंपल है। ये रिएक्शन आपने क्लास 10th में भी पढ़ी होगी। अगर मैंने इसी की रिएक्शन H3PO4 के साथ करा दिया तो क्या बनेगा बच्चों, Na3PO4 बन जाएगा और साथ में आपका H2O और CO2 गैस का रिमूवल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहां पर काफी ज्यादा रिएक्शन को समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो Na2CO3 का यूज हम कहां करेंगे बच्चों, Na2CO3 का यूज आप लोगों को मैंने बताया था हाइड्रोजन में रिमूवल ऑफ हार्डनेस को रिमूव करने में आपने कहीं यूज किया होगा। सेकंड, सिल्क इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, सिल्क इंडस्ट्री में इसका यूज होगा, या फिर पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है बच्चों। थर्ड अगर मैं बोलना चाहूंगा तो थर्ड इसका यूज कहां होता है बच्चों,
थर्ड इसका यूज लेबोरेटरी रिएजेंट में, किसमें होता है? लेबोरेटरी रिएजेंट में इसका यूज होता है। थर्ड इसका यूज क्या है बच्चों? लेबोरेटरी रिएजेंट, लेबोरेटरी रिएजेंट। और फोर्थ में एक आपको बताना चाह रहा हूं फ्यूजन मिक्सचर। फ्यूजन मिक्सचर, फ्यूजन मिक्सचर क्या होगा बच्चों आपका? K2CO3 और Na2CO3 का इक्विमोलर मिक्सचर। इक्विमोलर मिक्सचर आपका क्या होता है? फ्यूजन मिक्सचर। K2CO3 और Na2CO3 का इक्विमोलर मिक्सचर आपका क्या होगा बच्चों? फ्यूजन मिक्सचर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें ये वाला कंपाउंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यूज उतना ज्यादा ध्यान मत रखो, यूज में कोई कोई पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे रिमूवल ऑफ हार्डनेस और फ्यूजन मिक्सचर। लेबोरेटरी रिएजेंट के फॉर्म में तो आप लोगों को याद ही होगा, हमेशा इसका यूज करेंगे। ठीक है, आप लोग सीख भी जाओगे। ठीक है, फ्यूजन मिक्सचर याद रखो, बस वही ज्यादा सबसे कम आपका रिपीट होगा। हार्डनेस वाला भी आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो। ठीक है, तो वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला जो है हमारा फोर्थ हमारा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रिपेयर करने से पहले हम उसका देख लेते हैं। अगर में सोडियम बाइकार्बोनेट आपका थर्मली स्टेबल नहीं होता, ये आपका क्या होता है? CO3। जैसे ही इसको हीट करूंगा तो Na2CO3 में डिसोसिएट होगा, देन फर्दर ये आपका H2O और CO2 निकालेगा। देन फर्दर अगर मैंने इसको हीट किया तो नो रिएक्शन, पहले वाली रिएक्शन रिपीट हो गई बच्चों। यहाँ आपकी पहले वाली रिएक्शन यहाँ आपकी रिपीट हुई है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब प्रिपरेशन मेथड। अब इसका प्रिपरेशन मेथड क्या होगा बच्चों? छोटा सा ही है बच्चों ये, क्योंकि हमने सारे कंसेप्ट पहले ही पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसलिए ये आपको अब छोटा लगेगा। CO2 और H2O के साथ जैसे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। अब आप लोग जानते हो इसका यूज क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का यूज आपने किचन में किस फॉर्म में किया होगा? ठीक है, फूड बनाने में आपने फ्लफी फूड बनाने में। फ्लफी फूड मतलब क्या होता है? जनरली CO2 यहां से रिलीज होगा। जो CO2 रिलीज होगा उसको कोई ना कोई वॉइड तो चाहिए, उसको कोई ना कोई वॉइड तो चाहिए बाहर निकलने के लिए। तो ये फूड में क्या क्रिएट करेगा? वॉइड क्रिएट करेगा। और आप जानते हो इसीलिए आपका वो फूड क्या फूड आपका क्या होता है? क्रिस्पी होता है और वहां से थोड़ा सा फूल जाता है। ठीक है, तो फ्लफी फूड बनाने में इसका यूज होता है बच्चों। कौन सा फूड बनाने में? फ्लफी फूड। तो इसका यूज पहला इन मेकिंग फ्लफी फूड, फ्लफी फूड बनाने में इसका यूज होगा। सेकंड अगर मैं बोलना चाहूं तो इसका यूज किस में होगा बच्चों? आप लोग जानते हो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज होगा। थर्ड अगर आप लोग बोलना चाहो बच्चों इसमें, तो थर्ड आप लोग क्या बोलोगे बच्चों? यहां पर देखो Na2CO3 और NaHCO3, ठीक है, और साथ में इसमें वाटर भी होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? सोडियम सस्क्यू कार्बोनेट। इसका नाम ध्यान रखो, सोडियम सस्क्यू कार्बोनेट, ये आपका होता है सोडियम सस्क्यू कार्बोनेट। एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि ये इतना एफ्लोरेसेंट मटेरियल होता है। हम जनरली किसका यूज करते हैं? हम इसी का यूज करते हैं, हम इसका यूज नहीं करते। हम एक्चुअली जनरली हम किसका यूज करते हैं? सोडियम सस्क्यू कार्बोनेट। ठीक है, अब ये क्या होता है? इसका रीजन क्या है? ये नॉन डेलिक्विसेंट, ये आपका डेलिक्विसेंट भी नहीं होता, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, साथ में नॉन डेलिक्विसेंट, ये आपका ना तो डेलिक्विसेंट होता है, ना ही आपका क्या होगा बच्चों? ना ही आपका इफ्लोरोसेंट नेचर का होगा, ना ही आपके वाटर को निकालेगा। तो इसीलिए हम जनरली किसका यूज करते हैं? इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। अब हम देखते हैं बच्चों अगला कंपाउंड, सोडियम ऑक्साइड। देखो बच्चों, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम जब भी एयर के साथ रिएक्शन करेगा क्या सोडियम ऑक्साइड बनाएगा? मैंने आपको लिखाया था सोडियम, देखो मैंने आपको लिखाया था, अभी फिर से बता देता हूं मैं। फिफ्थ Na2O, ठीक है। अब देखो यहां पर लिनाइल
के रब से फरियाद, ये आपका क्या बनाता है, ये आपका ऑक्साइड बनाएगा, ये आपका क्या बनाएगा, परऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। ये आपका क्या बनाएगा, सुपर ऑक्साइड बनाएगा, ये भी आपका सुपर ऑक्साइड, ये भी आपका सुपर ऑक्साइड। तो Na2O को तो फॉर्म करना मुश्किल ही है, तो ये तो एक्चुअली आपका एयर में क्या बना लेगा, परऑक्साइड बना लेगा। तो यहां पर लिख देता हूं पहले मैं सोडियम ऑक्साइड। तो अब देखो Na की रिएक्शन अगर मैं O2 एयर में कराऊं तो क्या बनेगा बच्चों, Na2O2 बनेगा, ना ही आपका Na2O नहीं बनेगा। तो ये प्रिपरेशन मेथड ये आपका फेल हो जाएगा, ये वाले मेथड से हम इसको प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो हमको कौन से किसकी अप्रोच पड़ेगी बच्चों, इनडायरेक्ट मेथड की इनडायरेक्ट अप्रोच की जरूरत पड़ेगी। तो पहला अप्रोच क्या है, सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन। सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन अगर मैंने Na के साथ करा दिया, इनडायरेक्ट अप्रोच है, कौन सा, इनडायरेक्ट अप्रोच के साथ हम बनाएंगे इसको, इनडायरेक्ट अप्रोच के साथ बनाएंगे, डायरेक्ट अप्रोच के साथ हम इसको बना नहीं सकते। अगर मैंने इसकी रिएक्शन Na के साथ अगर मैंने हीट कर दिया तो यहाँ पर आपका Na2O बन जाएगा और साथ में N2 गैस रिलीज हो जाएगा। तो N2 गैस रिमूवल करने का टेक्निक आ गया आपको, डाई नाइट्रोजन गैस यहाँ से भी आपका रिमूव होता है बच्चों। अगर मैंने सोडियम अजाइड की रिएक्शन सेकंड अगर मैंने सोडियम अजाइड की रिएक्शन NaNO2 के साथ करा दिया तो भी आपका क्या बन जाएगा, Na2O बन जाएगा और साथ में आपका N2 गैस का रिमूवल होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड से सोडियम ऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन कलरलेस सॉलिड होता है। ये आपका क्या होगा, क्रिस्टलाइन कलरलेस सॉलिड होगा। ठीक है, ये आपका क्रिस्टलाइन कलरलेस सॉलिड होगा। पहला पॉइंट ये आपको समझ में आ गया होगा। बस इतना ध्यान रखो कि इसका कलर क्या है, कलर से मतलब रखो और किसी से मतलब मत रखो। जैसे ही मैंने Na2O को अगर मैंने H2O में डिसोल्व किया तो यहाँ पर NaOH बना देगा। और अगर मैंने सेकंड, ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने Na2O को NH3 में डिसोल्व किया तो आपका क्या बनाएगा, NaOH और सोडा अमाइड बना देगा। ये वाली रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मान लो बच्चों इसको, ये बार बार आपको पढ़ना है। ठीक है, ये कई बच्चे गलती करते हैं तो आप लोगों को गलती नहीं करनी है, आप लोगों को गलती नहीं करनी है। ठीक है, ये कई बच्चे इस रिएक्शन में गलती कर जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कहाँ गलती करोगे आप लोग। तो इस रिएक्शन में आप लोगों को कभी गलती नहीं करनी है। ठीक है, इस चीज को आप लोग अच्छे से मन में ध्यान रखो। काफी पॉइंट है बच्चों इसमें, अभी इसके पॉइंट्स आप देखो। एस ब्लॉक और हाइड्रोजन ऐसा चैप्टर है जो आपको हर चैप्टर में काम आएगा, तो इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग करो ताकि आपको आगे के चैप्टर याद करने में इजी हो। Na2O2 मतलब सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड। ठीक है, सोडियम पेरोक्साइड। सोडियम पेरोक्साइड क्या होता है बच्चों, सोडियम पेरोक्साइड आप जनरली कैसे प्रिपेयर करोगे बच्चों, आप लोग जानते हो। अगर मैंने Na की रिएक्शन अगर एयर के साथ करा दिया तो सीधा आपका Na2O2 बन जाएगा। बात क्लियर है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये सब मैंने आप लोगों को पहले बताया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पेरोक्साइड बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, यहाँ पर आपके क्या बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, पेरोक्साइड बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। पेरोक्साइड नाम है तो क्या होगा, पेरोक्साइड बॉन्डिंग। पेरोक्साइड बॉन्डिंग क्या होती है बच्चों, O बॉन्डिंग आपकी क्या होती है, पेरोक्साइड। लेकिन दोनों के ऊपर क्या होना चाहिए, चार्ज -1 चार्ज होगा, तभी आपका पेरोक्साइड बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर मैंने Na2O2 को अगर मैंने HCl में डाला तो आपका क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा। यहाँ पर पेरोक्साइड है इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकलेगा, नहीं तो H2O निकलता। ठीक है, अगर मैंने Na2O2 को वाटर में डाला तो आपको क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर आपका NaOH बन जाएगा। ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर पेरोक्साइड है इसलिए यहाँ पर पेरोक्साइड निकलेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये दोनों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है अक्सर घुमा के पूछने के लिए। ये बीच में दो चैप्टर को लिंक करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, ब्लीचिंग पर्पस के लिए इसको हम क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। हम इन सबको क्या करते हैं बच्चों, ब्लीचिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये ब्लीचिंग पर्पस, इसको हम यूज किस लिए करते हैं बच्चों, ब्लीचिंग पर्पस के लिए करते हैं। अब जब इसका यूज हम ब्लीचिंग पर्पस के लिए करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे कंपाउंड को सोडा ब्लीच बोल देंगे।
सोडा ब्लीच बोल देंगे, मतलब सोडा ब्लीच होता है ये पूरा कंपाउंड आपका क्या होता है बच्चों, ये आपका सोडा ब्लीच होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा यहाँ पर रिएक्शन होता है बच्चों। अब देखो अगला रिएक्शन, अगला हम पढ़ते हैं बच्चों कंपाउंड ऑफ पोटेशियम, कंपाउंड ऑफ पोटेशियम। अब देखो पोटेशियम को हमको निकालना है। पोटेशियम जनरली हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होने की वजह से इसका प्रिपरेशन काफी टफ होता है। तो इसका प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के थ्रू हम इसका प्रिपरेशन करेंगे, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड ऑफ KCl। ठीक है, फ्यूज्ड KCl बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्यूज्ड KCl, मतलब आपका एक्वस में नहीं होगा बच्चों, ये आपके कौन से स्टेट में होगा बच्चों, ये आपका फ्यूज स्टेट में होगा। फ्यूज्ड KCl के फॉर्म में हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे समझते हैं। देखो कैसे करेंगे बच्चों, आप लोग जानते हो कि एक कंटेनर लो, एक आप लोग बनाओ एनोड, एक आप लोग बनाओ कैथोड। ठीक है, एनोड पर क्या होगा बच्चों, आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन का मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पर आपका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, कैथोड पर आपका रिडक्शन होगा। ठीक है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, देखो इसके अंदर K+ और Cl- होगा। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करके यहाँ पर Cl2 बना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कैथोड की बात करूं तो K+ यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पर K बना देगा, 2 पोटेशियम बना देगा। बन गया ना बेटा, ये आपका एनोड मान लो, तो ये आपका मान लो कैथोड। तो आप लोग समझ सकते हो कि कैथोड पर आपका पोटेशियम आएगा, एनोड पर आपका क्या आएगा बच्चों, एनोड पर आपका आएगा क्लोरीन गैस। ठीक है, इस तरीके से हम KCl में K को अलग कर सकते हैं। K का प्रिपरेशन मतलब पोटेशियम का प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। पोटेशियम का प्रिपरेशन वैसे काफी टफ है, क्यों, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है। आप लोग जानते हो ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है और ये हाईली रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी रखता है। ठीक है, अब देखो मिक्स ऑफ मिक्स ऑफ सोडियम प्लस पोटेशियम। सोडियम प्लस पोटेशियम का मिक्स हम क्या करते हैं बच्चों, ये आपका क्या होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर। इसीलिए हम इसका यूज किस में करते हैं बच्चों, थर्मोमीटर में। इसका यूज हम किस में करते हैं, थर्मोमीटर में हम इसका यूज करते हैं। कौन से थर्मोमीटर में यूज करेंगे, ये कौन से टेम्परेचर को रीड करने में काम आएगा। ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट, जो वही टेम्परेचर रीड करने में अगर काम आएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ Hg से ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ Hg लिख देता यहां पर मैं, अबाउट टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ Hg, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ Hg से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर को ये रीड करने में काम आएगा, सोडियम और पोटेशियम का मिक्सचर। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका एक कंपाउंड देख लेते हैं। पहला कंपाउंड K2CO3, इसको बोलते हैं पर्ल ऐश। ऐश क्यों बोलते हैं बच्चों, पाउडर के फॉर्म में होगा और पर्ल आप जानते हो चमकीला होता है। ठीक है, पर्ल ऐश बोलेंगे, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, या फिर हम बोलेंगे इसको पोटाश। क्या बोलेंगे, पोटाश। ठीक है, अब आप लोग जानते हो कि K2CO3 को अभी मैंने बताया सोल्वे प्रोसेस से हम इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सोल्वे प्रोसेस। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसका प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं। प्रिपरेशन मेथड मैं नोट डाल के लिखवा दूंगा, फिर भी आप लोगों को नहीं आएगा, याद भूल जाओगे। तो एक ही चीज अगर आप लोग 2 बार लिखोगे तो आप लोगों को ज्यादा फायदा, और एक ही चीज अगर आप 1 बार लिखोगे तो आप लोगों को कम फायदा मिलेगा, इसलिए मैं इसको 2 बार लिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने K2SO4 की रिएक्शन कार्बन के साथ करा दिया, किसके साथ कराया बच्चों, कार्बन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ CaCO3 मतलब CaCO3, इन प्रेजेंस ऑफ CaCO3, तो क्या बन जाएगा बच्चों, K2CO3 बन जाएगा, और साथ में आपका क्या बनेगा, साथ में आपका CaSO4 बन जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। वी कांट प्रिपेयर इट बाय सॉल्वे प्रोसेस। हम इसको सॉल्वे प्रोसेस से प्रिपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते।
सोचना भी मत, क्यों? क्योंकि KHCO3 सोल्यूबल होता है। KHCO3 क्या होता है बच्चों? आपका सोल्यूबल होता है। KHCO3 आपका सोल्यूबल होता है, इसलिए हम इसको इससे प्रिपेयर नहीं कर सकते। सोचना भी नहीं है, पाप लगेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। अगला हम देखते हैं कंपाउंड। इसमें तो नाम आपको ध्यान रखने हैं, इसमें आपको नाम ध्यान रखने हैं। अगला कंपाउंड देखते हैं KOH। KOH को क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? पर्लाई, ठीक है। अब इसका समझने का रीजन क्या है? देखो यहाँ पर सेकंड KOH को हम क्या बोलेंगे बच्चों? पर्लाई। अब क्या होता है KOH बच्चों? K2SO4 की रिएक्शन अगर मैंने BaOH के होल ट्वाइस से करा दिया, BaOH के होल ट्वाइस से करा दिया, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? BaOH के होल ट्वाइस से करा दिया तो यहाँ पर KOH और BaSO4 बन जाएगा, KOH और BaSO4 बन जाएगा। तो इस वजह से इस तरीके से आपका पर्लाई का प्रिपरेशन होगा। ये भी आपका चमकीला होता है बच्चों, बस इस चीज को ध्यान रखो। और कोई भी इसमें पॉइंट इतना नहीं है जो आपको ध्यान रखना है, इसका यूज नहीं, आप प्रिपरेशन रिएक्शन ध्यान रखो बस। कभी कभी पूछ लेता है, वैसे अक्सर अभी तक आपका पोटेशियम के बारे में उतना नहीं पूछा गया है। ये बात से तो आप लोग खुश हो जाओ। अब देखो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को हम समझ लेते हैं। क्या होता है बच्चों बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम? अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ सिंपल। देखो क्या होता है, पहला अगर मेरा 70 किलोग्राम का आदमी होगा, उसके अंदर बच्चों समझना, उसके अंदर 90 ग्राम सोडियम होगा, 90 ग्राम सोडियम होगा, ठीक है, 90 ग्राम सोडियम होगा और 170 ग्राम आपका पोटेशियम होगा, 170 ग्राम आपका पोटेशियम होगा, ठीक है। ये आपका कैलकुलेटेड वैल्यूज है, आप इसके हिसाब से परसेंटेज निकाल के आप निकाल सकते हो, ठीक है। और आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 0.5 ग्राम फ्लोरीन होगा, 0.5 ग्राम आपका अदर कंपाउंड होगा और साथ में आपका कॉपर होगा, मतलब यहाँ पर 0.5 ग्राम आयरन होगा, सॉरी, और आपका कुछ अदर कंपाउंड एज ए कॉपर भी होगा। क्या होगा? कॉपर कितने में होगा बच्चों? आपका 0.06 ग्राम। ये क्वेश्चन आपसे एडवांस में घुमा के पूछ सकता है पैसेज के बेस पे, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। Na आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? Na प्लस प्रेजेंट इन अ ब्लड प्लाज्मा। ये आपका कहाँ प्रेजेंट होगा? ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा। Na प्लस आपका कहाँ प्रेजेंट होगा बच्चों? ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा। एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड and in interstitial fluid outside the cell membrane and interstitial fluid outside the cell membrane। सेल के मतलब आउटसाइड, इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, आपका जो सेल होता है वो पूरी तरीके से Na से डूबा हुआ रहेगा उसके अंदर। बस इतना तो थोड़ा जान लो आप लोग, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों? इसका फंक्शन आपका क्या होगा? अब देखो, टू सेंड द नर्व सिग्नल, ये नर्व सिग्नल को भेजने का काम करेगा। टू सेंड द नर्व सिग्नल, बेटा दुनिया में सारे आपके बहुत ही ज्यादा कम इंपॉर्टेंट है। टू सेंड द नर्व सिग्नल, यहाँ पर ये आपके क्या भेजने का काम करेगा बच्चों? नर्व सिग्नल को भेजने का काम करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेकंड, टू सर्कुलेट या फिर रेगुलेट द वाटर इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में वाटर को सर्कुलेट करने का काम करेगा बच्चों ये या फिर आपका रेगुलेट करने का काम करेगा। टू कंट्रोल द पासेस ऑफ अमोनिया एंड अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज इन सेल। रुको, ये आपका, इसको मत लिखो, ये आपका काम नहीं है उतना,
ये वाला ग्लूकोज वाला आपका उतना काम नहीं है, चलो ठीक है लिख लो। टू कंट्रोल द फंक्शन ऑफ एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज रिएक्शन, इन दोनों के रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करेगा बच्चों। बस इतना थोड़ा सा ध्यान रख लो सेल के अंदर। अब K+ आपका क्या होता है बच्चों? K+ आपका इनसाइड द सेल प्रेजेंट होता है। K+ आपका इनसाइड द सेल प्रेजेंट होगा। इनसाइड द सेल प्रेजेंट आपका क्या होगा बच्चों? K+ होगा। ठीक है, इसका क्या होगा? एक्टिवेशन द एंजाइम, एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेशन द एंजाइम, एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, पहला काम। दूसरा काम इसका क्या होगा बच्चों? एक्टिवेट द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म ATP, एक्टिवेट द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज को एक्टिवेट करेगा ग्लूकोज को टू फॉर्म ATP। ATP क्या होता है बच्चों? ATP क्या होता है? जब हम मसल को मूव कराते हैं तो कुछ अमाउंट में एनर्जी हमारी कंज्यूम होती है, तो ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन कराने पर हमारा क्या होता है? CO2 और H2O निकलता है और सम अमाउंट में हमारा एनर्जी निकलता है, वही एनर्जी हमारी क्या होती है? ATP। ठीक है, ATP का मतलब ये आपके ऑक्सीडेशन को, आप जानते हो जैसे आप लोग थक जाते हो तो आपको ग्लूकोज की बोतल से चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं? ऑक्सीडेशन कराने के लिए। ऑक्सीडेशन कराने पर आपके ATP प्रोड्यूस होगा तो हीट आपकी बाहर निकल जाएगी, मतलब एनर्जी आपको मिल जाता है कुछ देर के लिए। ग्लूकोज लेने का रीजन ही ऐसा होता है और कोई इसका रीजन नहीं होता। ठीक है, और ये भी आपका साथ साथ नर्व सिग्नल को भेजने का ये भी काम करेगा। ये भी आपका किसका काम करेगा? नर्व सिग्नल को भेजने का काम करेगा। ठीक है, तो ये कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस थे सोडियम और पोटेशियम के, जो कि आपको जानने बहुत जरूरी है और काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में स्टार्ट करेंगे। आई होप सो कि आपको यहाँ तक कंप्लीट लेक्चर समझ में आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।